हेलो दोस्तों, तो क्या हाल है आपके अपने YouTube चैनल एपी सर बलिया में स्वागत करते हैं। आज लेकर आ गए हैं क्लास 10 संस्कृत सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो आप अगर इस वीडियो को देख लेते हैं तो 96% हम गारंटी दे रहे हैं कि पक्का हो जाएगा। कल से बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहा है कि संस्कृत का वीडियो बना दीजिए और संस्कृत के एक दिन का भी गैप नहीं है, सीधे 21 का गणित का पेपर है और 22 के संस्कृत का पेपर है। तो हम इधर ही चाहते हैं कि आप लोग का संस्कृत का कंप्लीट करा दें। 3 वीडियो आप देकर जाइएगा, एक ये वीडियो और 2 और वीडियो छोड़ेंगे, ठीक ना। चलिए देखिए संस्कृत का कैसे देगा आपको। ऐसे ही आपको पेपर देगा, ये बोर्ड एग्जाम का पेपर है, 2022 का पेपर है। ऐसे ही पेपर देगा, 3 घंटे 15 मिनट का समय रहेगा, पूरा अंक 70 अंक के रहेगा। लेकिन इस समय ये पैटर्न बदल गया है कि जो क्वेश्चन थोड़ा सा 2 नंबर 1 नंबर में आता था वो बहुविकल्पी 20 को कर दिया है। लेकिन आज हम बताने वाले हैं 50 नंबर तक। 50 नंबर तक आप कैसे कवर कर पाएंगे। इम्पोर्टेंट वो क्या होता है कि निबंध होता है, व्याख्या होता है, वो सब बताएंगे, ठीक। चलिए तो देखिए इसमें पहला क्वेश्चन आपको क्या देगा। पहला क्वेश्चन एकदम सेम टू सेम यही देगा कि निम्नलिखित गद्यांशों किसी एक गद्यांश का हिंदी में संदर्भ सहित अनुवाद कीजिए। तो देखिए एक गद्यांश जो सबसे इंपॉर्टेंट है उसी को हम लिए हैं। देखिए यहाँ पे कि कवि कालिदासस्य जन्म विनश्यपि नैकमत्यस्ति एतावन कवरेश्य महामस्ति यतो सर्वे एवं तस्व स्वदेशीयम साधुयम तत्परा भवन्ति काश्मीरे सुविधाम काश्मीरोद्भवम त्वं मन्यते बंडवानिष्टि बंडेशियम अस्ति तावनयोपि समीक्षावर्ग अस्य मतेन कालिदास उज्जैनियन लब्ध जन्मष्टमी उज्जैन प्रति कवेह सत्युष्णार्ग एतम पुरुषार्ति। यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को कौन सा चैप्टर क्लियर करके आना है ताकि सीधे बोर्ड एग्जाम में आ जाए। सबसे पहले इनका एक्सप्लेन करते हैं। संदर्भ आपको लिखना होगा जब, तो संदर्भ हेडिंग बनाइएगा। देखिए जैसे हम लिखे हैं वैसे ही लिखिए बोर्ड एग्जाम में। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत के गद्य खंड गद्य भारती में संकलित कवि कुलगुरुः कालिदास शीर्षक पाठ से उद्धृत है। लिया गया है मत लिखिएगा, यहाँ पे उद्धृत है लिखिएगा, ठीक ना। चलिए अब अनुवाद पे चलते हैं। अनुवाद देखिए ऊपर दिया है, एक एक पैराग्राफ हम नहीं सीधे हिंदी अनुवाद पढ़ देते हैं केवल, ठीक है ना, समझाएंगे नहीं। यहाँ पे फिर नीचे ऊपर करना पड़ेगा, तो इसीलिए हम केवल आपको अनुवाद पढ़ दे रहे हैं, ठीक। तो उसका जो ऊपर दिए गए है उसका अनुवाद होगा। आप लोग उसको वीडियो में जिसे सीरीज में लगवा दे रहे हैं उसको देख लीजिएगा कि कवि कालिदास जी के जन्म स्थान के विषय में भी एक मत नहीं है। आप लोग को पता होगा कि जब कालिदास मरे थे तो उनका मृत्यु कहाँ हुआ, इसके विषय में एक मत नहीं है। इस कवि के ऐसी महिमा है कि सभी इसे अपने अपने देश का सिद्ध करने में लगे हुए हैं। सभी देशों ने यह सिद्ध करने में लगा हुआ है कि कालिदास की मृत्यु हमारे यहाँ हुआ, तो कोई कह रहा है कि हमारे यहाँ हुआ, तो कोई कह रहा है कि हमारे यहाँ हुआ। कश्मीर के निवासी विद्वान उन्हें कश्मीर में उत्पन्न हुआ मानते हैं। जो कश्मीर में रहने वाले निवासी हैं उनको यह मानते हैं कि उनका निधन कहाँ पे हुआ है, कश्मीर में हुआ है। और बंगाल के निवासी बंगाल देश में उत्पन्न हुआ मानते हैं। और कुछ बंगाल के जो लोग हैं ऐसा मानते हैं कि उनका जन्म कहाँ हुआ था, बंगाल में हुआ था। दूसरा भी समीक्षकों का वर्ग है कि जिसके मत से कालिदास का जन्म उज्जैन में हुआ था। कुछ लोगों ने मत दिया कि नहीं, कालिदास का जन्म कहाँ हुआ था, उज्जैन में हुआ था। उज्जैनी के प्रति कवि का अत्यधिक प्रेम इस मत की पुष्टि करता है। और कवि ये भी कहते हैं कि ज़्यादातर पढ़ने से यह मिलता है कि इनका जन्म स्थान उज्जैन में ही हुआ था। जैसे पढ़ने से आपके बारे में कुछ लिखा होगा तो उसके अत्यधिक जहाँ पे जानकारी मिलेगा वहाँ पे दे दिया जाएगा, ठीक ना। दूसरा क्वेश्चन आपको देखिए क्या देगा, सीधे हम बोर्ड एग्जाम को टच करते हुए चल रहे हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन यही देगा कि निम्नलिखित पाठों में से किसी एक पाठ का सारांश हिंदी में लिखिए। तो यहाँ पे हम दे चुके हैं, किसी एक पाठ का सारांश हिंदी में लिखना है। इसमें से चारों को आप याद करके जाएंगे तो हम कहते हैं 100%, 1-2% भागा ना, 100% कि एकदम इससे बाहर नहीं आ सकता है। इस चारों को तैयार कर लीजिएगा। उसमें से भी इम्पोर्टेंट ये क और घ को लगा लीजिएगा। ख वाला भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन हम लिखे हैं विश्वकवि रविंद्र वाला, ठीक है ना, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में आपको हम बताते हैं। चलिए देखिए यहाँ पे लिख देना है कि विश्वकवि रविंद्र, ठीक ना। क्वेश्चन यही वाला है, देख सकते हैं यही वाला, ठीक। एक पाठ का सारांश हिंदी में लिखना है, तो इसमें से जिसको लिखना है तो विश्वकवि रविंद्र का लिखना है, तो ऊपर लिख दिए विश्वकवि रविंद्र। अब इनका प्रसिद्ध महाकवि, ठीक ना।
रविंद्रनाथ का बंगला साहित्य में वही स्थान है जो अंग्रेजी साहित्य में शेक्सपियर का है। आपको माना जाता है कि अंग्रेजी के दाता शेक्सपियर को, वैसे ही संस्कृत के दाता माना जाता है रविंद्रनाथ, विश्व कवि रविंद्र को, ठीक ना। संस्कृत साहित्य में कवि कुलगुरु कालिदास का इनका नाम आधुनिक भारतीय कलाकारों में भी अत्यधिक महत्वपूर्ण है। इन्होंने संस्कृति क्षेत्र में संगीत और नृत्य की नवीन रविंद्र संगीत शैली प्रारंभ की। इन्होंने संस्कृत में ही नृत्य, कला, संगीत शैली, अत्यधिक कई चीज़ें संस्कृत में ही अध्ययन करके उसको प्रारंभ कर दिया। ये दीन और दलित वर्ग की हीन दशा के महान सुधारक थे। जो भी दलित वर्ग है, पिछड़े लोग हैं, उनको सुधारने के लिए इन्होंने बड़ा अपना योगदान दिया, ठीक ना। इन्होंने अपने सुधारने के लिए क्या किया, अपना भूमिका निभाया। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। देखिए आपको ये सब टॉपिक याद करके जाना है, ठीक है ना। वैभव जन्म, इनका जन्म कलकत्ता नगर में 7 मई सन 1861 ईस्वी को एक संपन्न ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम श्री देवेंद्रनाथ एवं माता का नाम श्रीमती शारदा देवी थी। इनके पास बहुत संपत्ति था, ठीक है ना। ये सब तो बेसिक जानकारी है, ये सब आप बढ़िया से पढ़ लीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट पे। अगला हेडिंग बनाइएगा प्राकृतिक प्रेमी, प्रकृति के प्रेमी। जितने भी आप वनस्पति, जीव जंतु ये सब देखते हैं, इनके बहुत ये प्रेमी थे। जैसे कि पेड़ पौधा हो गया, जो भी दृश्य प्रकृति के तरफ से दिखाई देता है, इनके बहुत ये प्रेमी थे, ठीक ना। तो लिखेंगे इसमें कि इनके भवन के पीछे एक सुंदर सरोवर था, यानी एक तालाब था। उसके दक्षिणी किनारे पर नारियल का पेड़ और पूर्वी तट पर एक बड़ा वट वृक्ष था। ऐसे भी आप देख सकते हैं कि इनके घर के पीछे एक भवन के पीछे एक तालाब था, वहाँ पे नारियल के पेड़ और कुछ वट के वृक्ष थे। रविंद्र अपने भवन की खिड़की से बैठकर इस दृश्य को देखकर प्रसन्न होते थे। जब इस प्राकृतिक दृश्य को देखते थे तो इनके मन में क्या, किसी के मन में बहुत अच्छा प्रवृत्ति होने लगता है। जब आप प्रकृति को अच्छा से, जैसे कि पहाड़ों पर चले गए, अच्छे अच्छे पेड़ पौधा जहाँ पे लगे रहते हैं, वन वृक्ष रहते हैं, उसको देखेंगे तो आपका मन जो है बहुत प्रफुल्लित हो जाता है, यानी प्रसन्न हो जाता है। शाम के समय सरोवर के किनारे बैठ बगुलों, हंसों और जलमुर्गों के स्वर के बड़े प्रेम से सुनते थे। जो उसमें जल में रहने वाले जीव थे, जैसे कि मान लीजिए कि जो बकुला हो गया, हंस हो गया, एक जलमुर्गों के मतलब एक हम लोग अपना लैंग्वेज बनमुर्गी कहते हैं, उसको जो आवाज़ वो निकालते थे तो इनको बहुत ही उनका आवाज़ अच्छा लगता था। चलिए नेक्स्ट पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या लगाएंगे, शिक्षा। इनकी प्रारंभिक शिक्षा घर पर हुई। इन्होंने घर पर ही बंगला के साथ गणित, विज्ञान और संस्कृति का अध्ययन किया, ठीक है ना। इन्होंने घर पर ही संस्कृत, गणित, विज्ञान का अध्ययन किया। इसके बाद इन्होंने कलकत्ता के ओरिएंटल सेमिनार स्कूल में प्रवेश लिया, लेकिन वहाँ इनका मन नहीं लगा। यहाँ पे हम कुछ टॉपिक काटे हैं, ठीक है ना, बहुत बड़ा हो जाता, इसलिए हम थोड़ा सा टॉपिक हटाकर और अपना लैंग्वेज में लिख दिए हैं, ठीक। इसके बाद इन्होंने कलकत्ता के ओरिएंटल के मीनार में स्कूल में प्रवेश लिया, लेकिन वहाँ इनका मन नहीं लगा। सन 1873 ईस्वी में पिता देवेंद्रनाथ ने इन्हें अपने साथ हिमालय पर ले गए। वहाँ के दृश्य देखकर इनका मन प्रसन्न हो गया और वहीं से इनका जीवन की शुरुआत होने की उपलब्धियाँ मिली, ठीक ना। चलिए लास्ट टॉपिक क्या लगाना है, रचनाएं। क्या लगाना है, रचनाएं। इन्होंने शैशव संगीत, प्रभात संगीत, सांध्य संगीति, नाटकों में रुद्रचंद्र, अवलोकन आदि के अनेक रचनाएं लिखी थी। रचनाएं कौन था, शैशव संगीत था, प्रभात संगीत थी, इनकी इत्यादि रचनाएं थी, ठीक है ना। इतना आप लोग क्लियर कर जाइएगा, ये नहीं है कि इसी को पढ़कर जाइएगा, बताया आपको कौन कौन से पढ़कर जाना है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित श्लोकों में से किसी एक श्लोक की संदर्भ हिंदी में व्याख्या कीजिए। ये कितने नंबर का रहेगा, 7 नंबर का रहेगा, ठीक है ना। तो आप लोग को देखिए हम कुछ लिए हैं और आपको टिक भी लगवा रहे हैं, कौन कौन से आपको देकर जाना है, ठीक। यहाँ पे देखिए आपको ऐसे ही देगा, जैसे ये जो टॉपिक है ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, हम तो इस टॉपिक को इसीलिए लिए ताकि सीधे बोर्ड एग्जाम में ये आ सके, ठीक। चलिए देखिए दिया है कि काव्य शास्त्री विनोदेन कालो गच्छति धीम धाम वैष्णन च मुखराम निद्रा कलहेन, ठीक ना। तो आपको कैसे लिखना है यहाँ पे हम बता दे रहे हैं। देखिए कब सबसे पहले काव्य शास्त्री वेदन डैश डैश यहाँ तक कलहेन हुआ, ठीक। उसके बाद से नीचे लगाना है संदर्भ, लिखना है इसमें कि प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्यपुस्तक संस्कृत के
पद्य खंड पद्यपीयूषम से संकलित। आप अगर पद्यपीयूषम नहीं लिखते हैं तो कोई वहाँ पे दिक्कत नहीं है, लेकिन अच्छा लगने के लिए लिख दीजिएगा। में संकलित सूक्ति सुधा शीर्षक पाठ से अवतरित है। कहा है ना कि काव्य शास्त्री विनोदम कालो गच्छत धीमाध्यम, यानी बुद्धिमानों के समय काव्य और शास्त्रों का अध्ययन द्वारा मनोरंजन और पठन पाठन में व्यतीत है। जब बुद्धिमान लोग नहीं थे तो उस समय जो शास्त्र थे, जो काव्य थे, उनको एक मनोरंजन लगता था। क्या लगता था? मनोरंजन लगता था। बेसेन च मुखराम निद्रा कलहेन, मूर्खों का समय निंदित कार्यों करने में, सोने में अथवा झगड़ने में व्यतीत है। इस समय भी, चाहे अगले पीढ़ी में भी बता रहे हैं कि जो मूर्ख लोग हैं उनको तो अधिकतर सोने में और जैसे कि झगड़े करने में ही अपना समय क्या करते हैं, गुजार देते हैं। ठीक, एक्स्ट्रा बढ़ा चढ़ाकर नहीं लिखना है। जो आगे टॉपिक होगा उससे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको टॉपिक समझ में आया होगा तो छोटा सा रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। संस्कृत में कोई चिंता ना लेना, मात्र 2 वीडियो